Hello, dear students. So, welcome to our channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin the class. So, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर 7 है जिसका नाम काठमांडू है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो काठमांडू चैप्टर है, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। नेपाल जो देश है उसकी राजधानी है काठमांडू। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ पे जो लेखक है विक्रम सेठ, उन्होंने काठमांडू के बारे में क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा और अपने लाइफ से कैसे रिलेट किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करिए स्टार्ट करते हैं। तो काठमांडू है ना, विक्रम सेठ बॉर्न इन कोलकाता इन 1952। विक्रम सेठ का जन्म कब हुआ था? 1952 में कलकत्ता में हुआ था। वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, है ना। उनका जो पढ़ाई हुआ था वो ऑक्सफोर्ड पे उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई थी। ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली एंड हैज़ कैप्चर्ड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइना, तिब्बत एंड नेपाल in his famous book Heaven Lake, which won the Thomas Cook Travel Book Award। देखिए, वो जो थे ना, ही हैज़ ट्रेवल, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी थी। तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा उनको कंट्रीज़ जो अच्छी लगी, जिसके बारे में उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है, वो थी चाइना, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी हेवन लेक करके। उसमें उन्होंने इन तीनों जगहों के बारे में वर्णन किया है, अपने व्यूज़ रखे हैं, है ना, अपने विचार प्रकट किए हैं। और ये जो बुक थी हेवन लेक, ये एक पुरस्कार होता है थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड, जो ट्रैवल से रिलेटेड होता है, कि जो भ्रमण करते हैं उनके रिगार्डिंग कोई बुक लिखता है तो उसको वही अवार्ड मिलता है, थॉमस कुक ट्रैवल अवार्ड, बुक अवार्ड। तो ये इस बुक को जो इन्होंने लिखा था ना, हेवन लेक, इसको इस अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, द प्रेजेंट पीस काठमांडू which is an extract from Heaven Lake beautifully delineates the beauty of Kathmandu, the capital of Nepal। तो कहना चाह रहा है कि अभी जो हम काठमांडू जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि काठमांडू जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो इसी हेवन लेक बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसी से लिया गया है। जिसको देखिए, डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना। तो वो क्या करेगा, ये जो काठमांडू जो टॉपिक है, वो ब्यूटीफुली डेलिनेट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, मतलब काठमांडू की खूबसूरती को बयां करेगा आपके सामने, जो कि राजधानी है नेपाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। अब देखो, जैसे की बात है कि वो ट्रैवलर था, यानी कि वो घूमते रहता था, हमारा जो लेखक है ना। तो वो एक बार काठमांडू गया है और वहाँ के बारे में वर्णन कर रहा है आपको। तो वो कह रहा है कि मुझे एक सस्ता सा रूम मिल गया शहर के बीचों बीच, और वहाँ पे मैंने खूब घंटे तक आराम करा, नींद ली, है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, विथ मिस्टर सास सन एंड नेफ्यू, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो बता रहा है कि जब उन्होंने पूरी नींद अच्छे से ले ली, तो अगली सुबह वो मिस्टर शाह के बेटे और उसके भतीजे के साथ 2 टेम्पल घूमने गया काठमांडू के, जो कि सैक्रेड मतलब होता है धार्मिक, यानी कि हिंदू और बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बहुत ही धार्मिक थे। हिंदू और बुद्धिस्ट के बहुत ही धार्मिक जगहों में से एक जगह था, मतलब एक जगह था जो कि 2 टेम्पल्स वो घूमने गए काठमांडू में, है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, एट पशुपतिनाथ, मतलब ये देखिए जो 2 जगह जो मंदिर घूमने गए थे ना, उसमें से एक का नाम था पशुपतिनाथ। एट पशुपतिनाथ, देखिए अब वहाँ के बारे में कुछ ये वर्णन करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड विच ए साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। देखिए जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, उसके बाहर क्या लिखा हुआ था, एक साइन बनाया गया था जो कि प्रोक्लेम्स, यानी कि ये प्रमाणित कर रहा था। प्रमाणित करना होता है, प्रोक्लेम्स का मतलब कि वो जो साइन था वो प्रमाणित कर रहा था कि यहाँ पर बस हिंदुओं का ही प्रवेश अलाउ है, मतलब उन्हें जाने देना क्या अधिकार है।
अंदर आने की अनुमति है ना। अब देखिए, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। फेब्राइल का मतलब सुनिए अब क्या होता है, उत्तेजित होना। मतलब वहाँ के जो लोग थे उनमें मतलब वो बहुत ही उत्तेजित थे, वहाँ की चीज़ों के बारे में ये एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं हमारे जो लेखक हैं। तो होता क्या है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर इतना कन्फ्यूजन भरा क्यों था, तो पढ़ने पे पता चलेगा आगे। प्रिस्ट्स मतलब संत, हॉकर्स यानी कि वहाँ पे जो फेरी वाले होते हैं, जो ठेले वाले जो होते हैं उनको हॉकर्स बोलते हैं। हॉकर्स, डिवोटीज यानी कि जो भक्त आए हुए हैं, टूरिस्ट्स यानी कि जो पर्यटक आए हुए हैं, काउस गायें, मंकीज बंदरे, पिजन्स कबूतर, डॉग्स कुत्ते। रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना, भटकना। रोम्स थ्रू द ग्राउंड मतलब वहाँ पे लोग ऐसे ही भटक रहे थे, मतलब ये लोग वहाँ पे घूम रहे थे। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर, देखिए ऑफर अ फ्यू फ्लावर इसका मतलब होता है फूल चढ़ाना। तो वो तो गए थे पशुपतिनाथ मंदिर पे, तो उन्होंने भी क्या किया, कुछ फूल चढ़ाए। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशंस आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब मैं थोड़े वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी समझाऊंगा इसका। हुआ क्या, वर्शिपर मतलब होता है जो पूजा करने के लिए आए हुए हैं, मतलब भक्तजन। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट मतलब साधु, मैंने बता दिया था। अटेंशन मतलब उनका ध्यान, पृष्ठ का ध्यान मतलब साधु का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए। एल्बोड असाइड का मतलब होता है किहुनी से धक्का देकर आगे बढ़ने की होड़ मचाना, है ना। अब देखिए इसका मतलब समझिए, देर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भक्त जन थे जो क्या कर रहे थे, जो साधु संत वहाँ पे महात्मा जो थे मंदिर के अंदर, उनका ध्यान पाने के लिए एक दूसरे को किहुनी से मारकर आगे आने की होड़ में लगे हुए थे, है ना। ताकि सबको यही होता है कि भगवान के दर्शन करे, ताकि भगवान के दर्शन करे और साथ में वहाँ के पुजारी का आशीर्वाद भी ले। तो इसलिए उसके होड़ में वो लोग किहुनी से एक दूसरे को मार के आगे आना चाह रहे थे। अब अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर, तभी क्या होता है, नेपाली यानी कि नेपाल का, तो ये बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल की जो रॉयल हाउस यानी कि राज दरबार की कोई लड़की जो राजकुमारी थी वहीं वहाँ दिखती है अचानक से। एवरीवन बोज, सब झुक जाते हैं, बो का मतलब झुकना होता है। एंड मेक्स वे, और उसके लिए रास्ता प्रदान करते हैं। By the main gate, a party of saffron-clad westerners struggle for permission to enter. हुआ क्या कि मेन गेट पे क्या है, वेस्टर्नर्स मतलब होते हैं विदेशी, जो कि साधु वाला वस्त्र, सैफरन क्लैड मतलब केसरिया वस्त्र धारण किए हुए स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो अंदर आ सके। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, मतलब पुलिसमैन को तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये हिंदू हैं, बिकॉज हमें पता है ना कि ओनली हिंदूज आर अलाउड, ठीक है, टू एंटर द टेम्पल। फिर क्या होता है, ए फाइट ब्रेक्स। अब आगे यहाँ पे जो टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, जो वर्ड्स नहीं लिखे हैं, मैं उसको आपको बताते चलूँगा। ए फाइट ब्रेक्स इन बिटवीन टू मंकीज, मतलब दो बंदरों के बीच में झड़प शुरू हो जाती है। वन चेजेस द, यहाँ पे द होगा, वन चेजेस द अदर हु जम्प्स इनटू अ शिवलिंग देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, ठीक है। उसके आगे है रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर द होली बागमती हु, नहीं यहाँ पे विच होगा, विच फ्लो बिलो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, चेज का मतलब एक दूसरे का पीछा करना। दो बंदरों के बीच में झड़प हो गई है भाई, अब क्या हो रहा है, एक जो है वो दूसरे का पीछा कर रहा है और वो एक दूसरे जो है शिवलिंग के ऊपर कूद रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं। और तभी क्या होता है, रन स्क्रीमिंग अराउंड, स्क्रीम मतलब चीखते हुए चिल्लाते हुए मंदिर के चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। और नदी के आसपास का ही एरिया है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि डाउन द रिवर यानी कि नदी के आसपास ये लोग मंदिर की परिक्रमा यानी कि चीखते चिल्लाते उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। द होली बागमती, जो नदी है उसका नाम है बागमती रिवर, बागमती नदी है, ठीक है, जो कि नदी नीचे बह रही है मंदिर के। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एक कॉर्प्स, देखिए कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, है ना। ए कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, मतलब
बट देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे लेखक है ना, ऐसी चीज़ें लग नहीं रहा कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि लाइन जो है मैं बताया जा रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये लेखक के द्वारा देखा गया कोई दृश्य है, उसको यहाँ पे वो दिखाना चाह रहा है और बताया जा रहा है, एक एक लाइन करके एक एक करके ये बता रहा है। तो अभी हमने देखा कि कुछ बंदर आपस में लड़ रहे थे, वो शिवलिंग के ऊपर कूद फान कर रहे थे, फिर वहाँ पर नीचे बागमती नदी जो है वो बह रही है, और साथ ही साथ अभी बता रहा है उसने देखा है कि एक लाश को वहाँ पे जलाया जा रहा है नदी के किनारे। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रेन बाथ, है ना। वहाँ वॉशर वुमेन का मतलब होता है, वॉशरमैन का मतलब धोबी होता है, वॉशर वुमेन का मतलब धोबीन होता है। तो जो धोबीन है वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है और बच्चे नहा रहे हैं। अब देखिए एक और चीज़ होता है वहाँ पे, इसको दिखता है फ्रॉम ए बालकनी ए, यहाँ पे लिखिएगा बालकनी के आगे है बास्केट, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। मतलब क्या है, देखिए विल्टेड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, यानी कि जो ऑफरिंग का मतलब चढ़ाया हुआ, फूल जो चढ़ाते हैं ना। तो लिख रहा है कि बालकनी से एक बास्केट मतलब छोटे से टोकरी में से कुछ फूल और पत्तियां जो कि मुरझाए हुए हैं क्योंकि वो पहले चढ़ाए गए थे फूल, है ना, उनको कोई नदी में गिरा रहा है, ऐसा कुछ उसको प्रतीत होता है। ठीक है, आगे क्या है, स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड, a small shrine half protrude from the stone platform on the river bank। protrude का मतलब होता है कुछ भाग निकला हुआ, है ना, निकला हुआ, बाहर निकला हुआ, है ना, protrude का मतलब होता है। तो ये कहा श्राइन का मतलब स्तूप समझ लो छोटा सा। तो ये छोटा सा स्तूप जो है बाहर की ओर निकला हुआ है एक पत्थर के चबूतरे के बाहर, मतलब नदी के किनारे एक पत्थर का चबूतरा है, वहाँ पर एक छोटा सा स्तूप जैसा कुछ बाहर को निकला हुआ उसको दिखता है हमारे लेखक को। When it emerges, है ना, when it emerges fully, है ना, when it emerges fully the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on the earth। मतलब ये पत्थर के बारे में बताया जा रहा है, ये श्राइन के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि आधा निकला हुआ है बाहर ना, जो स्तूप बाहर को आधा निकला हुआ है। तो इसको बोला जा रहा है कि जब ये पूरी तरीके से बाहर, इमर्ज मतलब बाहर आना, जब ये पूरी तरीके से बाहर आएगा ना तो होगा क्या, जो देवी है अंदर, जो इस स्तूप के अंदर जो देवी है ना वो गायब हो जाएंगी, एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुगा विल एंड ऑन द अर्थ। अभी कलयुग चल रहा है ना, तो बोला जा रहा है जो मतलब बुरी परिस्थिति चल रही है कलयुग की, वो ख़त्म हो जाएगी। कब होगी, जब ये श्राइन पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। एट द बौद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देयर इज इन कंट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस, है ना। मतलब बताया जा रहा है कि जो अब ये पहुँचे हैं बौद्धनाथ स्तूप के बारे में बता रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट, जो कि बुद्ध धर्म का एक तरीके से एक धार्मिक स्थल है, तो बौद्धनाथ स्तूप पे ये गए हैं, वहाँ पे बहुत ही शांति उनको, मतलब शांत वातावरण प्रतीत हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। तो इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। इमेंस वाइट डोम मतलब होता है गुंबद। तो उसका जो, जैसे आपने देखा होगा कि जो बुद्धिस्ट वाले जो धार्मिक स्थल होते हैं वो गुंबद टाइप में होते हैं, है ना। तो ये बता रहा है, और वो सफ़ेद होते हैं अक्सर। तो जो वहाँ पर ये गए हैं बौद्धनाथ स्तूप पे, तो उसका जो गुंबद है वो चारों ओर से रोड से घिरा हुआ है, सड़कों से घिरा हुआ है, और स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज। Many of these are owned by Tibetan immigrants, felt packs, Tibetan print, है ना, and silver Tibetan printing and silver jewelry can be bought here। मतलब कहने का मतलब है, ये हमने देखा कि जो स्तूप है उसके चारों ओर रोड है, और वहाँ पे जो रोड है ना उसके रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे दुकानें हैं, जो कि जिसमें कौन उसका दुकानदार कौन है, तिब्बतन, यानी कि तिब्बत के जो लोग होते हैं, तिब्बत इमिग्रेंट्स मतलब तिब्बत से आए हुए जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, वे लोग क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं, और वो क्या बेचते हैं, बैग्स वगैरह बेचते हैं। फिर तिब्बतन प्रिंटिंग, यानी कि तिब्बत जो देश है वहाँ की जो प्रिंटिंग मटेरियल होती है ना, वो सब चीज़ें बेचते हैं। सिल्वर ज्वेलरी यानी कि चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो बेचते हैं। अब आगे क्या लिखा है, देयर आर नो क्राउड्स, दिस इज ए हेवन ऑफ
क्विटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने देखा ये एक तरीके से शांत वातावरण वाला स्वर्ग कहलाता है, कह सकते हैं। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, वहाँ के आसपास तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी स्ट्रीट थी, यानी कि तंग गलियाँ थीं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जाने के बाद जब ये बौद्ध स्तूप पहुँचे वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था और ये बहुत शांतिमय जगह लगी उनको। चलिए 4th पॉइंट पढ़ते हैं। काठमांडू इज़ विविड। देखिए काठमांडू इज़ विविड, विविड का मतलब क्या होता है, चमकीला, कुछ चमकीला टाइप का होता है, उसको विविड बोलते हैं। काठमांडू इज़ विविड मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है लोभी, है ना, जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं। रिलीजियस with small shrine to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, flute seller, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolates or copper utensils and Nepalese antiques। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने तीसरे पॉइंट तक हमने देखा। दूसरे टॉप पॉइंट में पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया था, तीसरे वाले में बौद्धनाथ स्तूप के बारे में उन्होंने लेखक ने जो देखा वो बताया। अभी चौथे पॉइंट में बता रहे हैं, अब पूरा काठमांडू के बारे में ये बताएंगे एक तरीके से। तो वो जो काठमांडू जो शहर है उनको कैसा लगा, बहुत ही चमक दमक वाला चीज़ जगह लगी, वहाँ पे लोभी लोग टाइप के कुछ भी दिखे उन्हें, बहुत धार्मिक जगह लगी। छोटे छोटे वहाँ पे जो उन्होंने देखे स्तूप टाइप के वो उनको बहुत अच्छे लगे, जो कि फूलों से सजे हुए रहते थे, जो भगवान के लिए सजाए गए रहते थे। और वहाँ की जो तंग गलियाँ थीं, फिर वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, वहाँ पे जो सब्जी फल बेचने वाले जो लोग थे, फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी बेचने वाले जो लोग थे, हॉकर्स मतलब फेरी वाले जो होते हैं, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कुछ दुकानें जो थी जो कि अंग्रेजी चीज़ें, अंग्रेजी कॉस्मेटिक के सामान बेच रही थी, फिल्म रोल्स बेच रही थी, चॉकलेट बेच रहे थे, और कॉपर यूटेंसिल यानी कि तांबे के बर्तन भी बेचे जा रहे थे। और नेपालीज एंटिक, नेपालीज मतलब नेपाल की चीज़ें, और एंटिक मतलब होता है यूनिक चीज़ें, है ना, नायाब, मतलब एक तरीके से कहते हैं वो बस एक ही है, एक ही तरीके की डिज़ाइन बस वहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें उसको काठमांडू में दिखी वहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है, फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड्स, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें इसने बोली ना, अब एक एक करके थोड़ी देर वो वर्ड बताता हूँ आपको। जैसे कि स्ट्रे क्या कहते हैं यहाँ पे जो था ना, क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली का मतलब होता है उत्सुकतापूर्ण, स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, है ना, एंड फिर अब आता है लो। देखिए ध्यान दीजिएगा, लो का मतलब यहाँ पे कुछ और भी होता है। लो का एग्जैक्ट मतलब होता है बैल की तरह ढकारना, या फिर गाय जो आवाज़ निकालती है ना उसको लो कहते हैं। तो इसको कहेंगे यहाँ पे कि अब इसके थोड़ा हिंदी निकालते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि कुछ गाने बज रहे हैं, चारों तरफ से रेडियो की आवाज़ से गाने आ रहे हैं, फिर कार की हॉर्न सुनाई दे रही है उसको, बाइसिकल की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, और जो गायें हैं वो अपना आवाज़ निकाल रही हैं। बाइक वगैरह को देखे कैसे उचट जाती है गाय भैंस ना, तो वैसी आवाज़ें कुछ आ रही हैं। फिर वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं वहाँ पे लोग, वो चिल्ला रहे हैं अपने सामान की बिक्री के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की व्याख्या कर रहा है हमारा जो लेखक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan। ध्यान दीजिएगा, पहले हिंदी थोड़ा बता दूं आपको। इंडल्ज का मतलब होता है अपने आप को सन्निहित करना, मतलब अपने को उसमें ढालना। इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, माइंडलेसली का मतलब होता है बिना सोचे विचारे। अब जब लेखक है ना, जो ये चीज़ें वहाँ पे देखा ना, अब उसको उस दृश्य में, उस परिदृश्य में अपने आप को सम्मिलित करना चाहता है, अपने आप को खो जाना चाहता है, अपने आप को खो देना जाना चाहता है। तो देखिए कैसे वो क्या क्या करेगा, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। तो लेखक क्या करता है, आई इंडल्ज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बिना सोचे विचारे अपने आप को उसमें बह जाने दिया। हुआ क्या, अब उसने क्या किया, एक बाई अ बार ऑफ मार्जिपन। मार्जिपन का मतलब होता है एक मिठाई जो कि बादाम मूंगफली से बनी होती है, और मार्जिपन का मतलब एक तरीके से अपने लैंग्वेज में देखा जाए तो अक्सर हमने सुना होगा चिनिया बादाम करके एक मिठाई होती है वो। तो यानी कि मार्जिपन जिसमें मूंगफली और चीनी से मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो उसने एक उसका टुकड़ा खरीदा। उसने और क्या क्या खरीदा, ए कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। देखिए
यहाँ पर एक है वर्ड ब्रेजियर। ब्रेजियर का मतलब होता है अंगीठी। जो अंगीठी पे जो भुट्टा भुना जाता है ना, उसने एक वो भी खरीदा जो कि रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, जिसके ऊपर जो मूंगफली सॉरी जो भुट्टा था उसके ऊपर नमक, चिली पाउडर और नींबू से निचोड़ के उस पे ऊपर रगड़ा गया था। ए कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट। देखिए अब इसी चीज़ में इतनी सारी चीज़ें क्या इसने बोल दी। रीडर्स डाइजेस्ट का मतलब पहले बता दूं, ये एक पत्रिका होती है, एक मैगज़ीन होती है अमेरिका की। तो उसमें ये एक लव स्टोरी भी लेकर पढ़ने लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें लेकर वो क्या कह रहा है कि मैं इंडल्ज माई सेल्फ, बिना सोचे विचारे मैं इसमें खो जाना चाहता हूँ, नहीं होता है, तो वो उसमें खो जाता है। All this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it। मतलब कहना चाह रहा है ये सब जब ये सब सोच लिया ना, फिर एट द लास्ट क्या करता है वो, नहीं होता है कि थकान मिटाने के लिए हम कुछ करते हैं। वॉश डाउन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा धोना ही होता है, लेकिन अपने आप को फ्री कर रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें इसने सोचा वहाँ के बारे में कि तंग गलियाँ हैं, ये है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, ये है, मतलब वहाँ के बारे में परिदृश्य वर्णन करने के बाद, और ये क्या कहता है कि मैंने अपने आप को उसमें खो जाने दिया। फिर मैंने कुछ एक पत्रिका निकाल के पढ़ने लगा, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें घटना घट गई ना, फिर मैंने क्या किया, एक कोका कोले का ड्रिंक लिया। और नॉजिएटिंग का मतलब होता है, मतलब उल्टी आना जैसे होता है ना, घृणा होना, मतलब नहीं होता है, देख के मन बिदक जाता है। तो ऐसा एक ऑरेंज ड्रिंक जो था उसको मिला, तो उससे उसको ऐसा मन बिचकने लगा, उचकने लगा, और उसने क्या किया, मतलब ये सब कोका कोला वगैरह लेके उसने अपने आप को इस चीज़ से राहत भरी सांस ली, इन सब चीज़ से छुटकारा पाया एक तरीके से, उसका ऐसे बेटर फील करने लगा वो। ठीक है, अब 5 पॉइंट पढ़ते हैं। आई कंसीडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। मतलब अब वो क्या है, कंसीडर का मतलब यहाँ पे होना है सोचना। ठीक है, अब वो सोचने लगा कि अब वो कौन सा रास्ता चुने ताकि वो घर जा सके। ठीक है, इफ I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna। ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा लंबा लाइन है लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। प्रोपेल्ड का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर उकसाना। इंथुजियाज्म का मतलब होता है कि उत्सुकता से, है ना। और साथ में पर से, एक ध्यान दीजिएगा ये वर्ड जो है ना पर से, ये इसका अलग मतलब होता है। तो पर से का मतलब होता है अपने आप में। अब इतनी दूर का पहले मतलब बताता हूँ आपको। इफ आई वेयर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, मतलब का इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, लेखक बोलता अपने आप से, अगर मेरे मन में, है ना, मैं अपने आप में विचार करके मैं सोचता कि मुझे कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, अगर मैं अपने आप से सोच विचार करके और मैं सोचता कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे भ्रमण करना है, ट्रैवल करना है, तो आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना। मैं क्या करता कि मैं बस और ट्रेन से पटना तक जाता। ठीक है, उसके बाद से देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद। मतलब कह रहा है सेल अप मतलब पानी में नाव के थ्रू जाना, सेल अप मतलब चप्पू से खेना, नाव को खेना। तो सेल अप द गंगेज यानी कि पहले तो पटना तक बस और ट्रेन से जाए, फिर उसका से गंगा नदी के जरिए बनारस से होता हुआ इलाहाबाद तक पहुँचे। देन अप द यमुना, फिर यमुना नदी पार करके पास्ट आगरा पार करके टू दिल्ली पहुँच जाए। ऐसा उसका भ्रमण करने की इच्छा थी। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। एंड होम सिक, अब देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है। होम सिक का मतलब होता है कि अनहैप्पी बिकॉज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम। मतलब इसका होम सिक का मतलब होता है कि नाखुश होना, है ना। कब नाखुश होना, कि आप बहुत दिनों से अपने घर नहीं गए हैं और आप बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में एक वर्ड यूज़ किया जाता है होम सिक। मैं बहुत, मतलब आई एम होम सिक, मतलब मैं घर नहीं गया हूँ ना, इसलिए बहुत नाखुश हूँ। तो एक तरीके से उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, वो जाना तो चाहता था ऐसे ऐसे रूट से, लेकिन वो पूरी तरीके से थक चुका है और होम सिक है, मतलब घर की उसको बहुत याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, मतलब उस समय जब ये सोच रहा था उस समय अगस्त का लास्ट आखिरी दिन था, अगस्त माह का। गो, और फिर क्या बोलता है, गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला कि चलो घर जाओ। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ो। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइन ऑफिस
एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब जब ये खुद ही में मन में बड़बड़ा रहा था, फिर उसके बाद से वो कहाँ चला गया, नेपाल एयरलाइन ऑफिस चला गया, वहाँ पे जाके उसने अगले दिन की टिकट खरीद ली। अब देखिए आगे क्या होता है छठे पार्ट में। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन। अब देखिए अब फिर से ये कुछ वहाँ पे टिकट खरीदने चला गया, लेकिन वहाँ से फिर आखिर शायद से निकलने के बाद फिर से वो क्या देखता है उसका वर्णन किया इसने। ये भी काफ़ी अब लंबा चौड़ा है, पढ़ते हैं इसको। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल। ध्यान दीजिए, स्क्वेयर का मतलब होता है चौराहा, या फिर चौक बोलते हैं ना गाँव में, तो चौराहा है। तो आई लुक एट द फ्लूट सेलर। अब जब लेखक है वो क्या करता है, फ्लूट मतलब बांसुरी जो बेचने वाला था, फ्लूट सेलर, उसको देखता है, जो कि बांसुरी से बेचने वाला जो है ना, वो एक कॉर्नर में, एक कोने में खड़ा है चौराहे पे, जो कि होटल के नज़दीक में था। अब इन हिज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक द क्विल्स ऑफ ए प्रोक्यूपिन। अब ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जो मैं बताऊंगा आपको। अब क्या लिख रहा है कि विद एन अटैचमेंट ऑफ द टॉप 50 or 60 बांसुरी प्रोट्रूड। हाँ, प्रोट्रूड का मतलब होता है कि बाहर निकला हुआ होना, है ना, बाहर निकला हुआ होना का मतलब प्रोट्रूड हो गया। और क्विल्स मतलब पंख होते हैं या फिर कांटे कह लीजिए। अब प्रोक्यूपाइन का मतलब एक पशु होता है, जंगली जानवर होता है, जिसका नाम होता है साही, आपने सुना होगा। उसके बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं और वो जब भी अपने शरीर को झाड़ता है तो उसके कांटे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, उसको हम पंख भी बोलते हैं, इसीलिए क्विल्स ऑफ प्रोक्यूपिन लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्विल्स ऑफ प्रोक्यूपिन से क्या दर्शाया जा रहा है, इसका रिलेट किया जा रहा है कि उसकी बांसुरी जो निकली थी ना एक डंडे से, वो लिखा है ना कि एक पोल को लेकर खड़ा था, एक मतलब खंबे जैसे चीज़ को लेकर खड़ा था, उसमें से बहुत सारे 50-60 बांसुरी जो थे बाहर की ओर निकले हुए थे सभी डायरेक्शन में। तो उसको लेखक जो है एक तरीके से रिलेट कर रहा है शाही के जो कांटे निकले होते हैं चारों तरफ से ना, वैसे, है ना। तो उसने एक बांसुरी वाले को देखा जो कि कोने में खड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे बांसुरी वहाँ पे उसके खंबे से लगे हुए थे। अब क्या लिखा है, दे आर ऑफ बम्बू, वे बांस के बने हुए थे। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। अब ध्यान दीजिएगा, क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर का मतलब होता है, फ्लूट्स मतलब तो बांसुरी होती है, रिकॉर्डर्स भी एक अलग टाइप के, थोड़े बांसुरी के साइज के ही होते हैं, शेप एंड साइज के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनकी आवाज़ निकलने में, उनकी जो साउंड होती है वो थोड़ी अलग निकलती है, तो ये थोड़े अलग अलग होते हैं। तो वो बता रहा है कि वो बांस के तो बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे फ्लूट्स भी थे और रिकॉर्डर्स भी थे, ठीक है। अब फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स ए फ्लूट एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट। मतलब बांसुरी वाले के बारे में बता रहा है कि वो समय समय पर क्या कर रहा था ना, बांसुरी वाला अब पोल को खड़ा करता था ज़मीन पे, फिर उसमें से कुछ एक दो बांसुरी निकालता था और उनको बजाता था, और थोड़ी देर तक मतलब कुछ मिनट तक बजाता था, ठीक है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। मतलब वो इतने अच्छे से बजाता था ना कि भले ही वहाँ पर कितना भी शोर शराबा हो रहा था, जो हॉकर्स वगैरह थे, जो फेरी वाले थे, वो चिल्ला रहे थे, उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ जो थी बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी बांसुरी वाले की। ही प्लेज स्लोली, वो बहुत धीमे धीमे ही बजा रहा था। मेडिटेटिवली मतलब एकाग्र होकर ध्यान देकर बजा रहा था, है ना। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना कुछ ज़्यादा दिखाए हुए, बिना कुछ ज़्यादा शो ऑफ किए हुए बजा रहा था। He does not shout out his wares। मतलब वेयर का मतलब क्या होता है, फूकना का मतलब होता है वेयर में होता है। तो he does not shout out his wares, मतलब जैसे कि वो कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं फूंक मार रहा था बांसुरी में। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना कि ज़्यादा तेज़ फूंक मारते हैं ताकि उनकी आवाज़ और तेज़ जाए, तो ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा था, है ना। वेयर्स का मतलब समझ याद रखिएगा, फूंक मारना। Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise। कहने का मतलब क्या हुआ है, अभी occasionally मतलब अचानक से क्या हुआ, मतलब अचानक से नहीं, मतलब कभी कभी किसी अवसर पे ऐसा हो रहा था, वो कभी एक दो बांसुरी बेच रहा था, मतलब बहुत देर से जो लेखक उसको निहारे जा रहा है, उसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो बता रहा है कि जो बांसुरी वाला था वो कभी कभी एक दो बांसुरी बेच ले रहा था, बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे। क्यूरियसली मतलब हैरान होकर, मतलब बिना कुछ हैरान हुए। ऑफ हैंडेड मतलब होता है बिना पूर्वाभ्यास के। लेकिन अब यहाँ से क्या हिंदी निकल के आ रही है वो मैं बताता हूँ। मतलब कि जो लेखक उसको देखता है कि कभी कभी एक दो बांसुरी बेच लेता है, लेकिन वो उसके लिए आम बात है, उससे वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि वो उसका अक्सर ऐसे ही अपना बिजनेस चलाता है ना। कभी कभी बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कुछ ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है कि हमेशा बिके, ऐसा कुछ है ना। अब आगे क्या है, समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर।
वही बोल रहा है कि कभी कभी जो बांसुरी वाला था वो कभी कभी अपनी जो बांसुरी बजाने की जो बांसुरी वो बजा रहा था, कभी कभी वो बांसुरी बजाते बजाते रुक जाता था और बगल के जो फल विक्रेता होते थे उनसे बात करने लगता था। अब लेखक क्या कहता है, आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। मतलब कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि यही यही हमेशा का सिलसिला बना हुआ है लगता है उस बांसुरी वाले का, कि बात करते बजाते बजाते कभी कभी बीच में बात कर लेता था। तो इतनी सारी चीज़ें लेखक ने वहाँ पे देखा था। अब आगे पढ़ते हैं। 7th, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर। अब देखिए इसका एक वर्ड बताता हूँ, टीयर माई सेल्फ अवे, इसका मतलब होता है टू लीव, वहाँ से हटना, है ना, स्क्वेयर जो चौराहे से। तो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे ये बहुत कठिनाई भरा कार्य लग रहा था कि मैं वहाँ से हटूँ उस चौराहे से, क्योंकि वो तभी से देख रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था लेखक को। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, मतलब कह रहा है कि बांसुरी की आवाज़ सुन के मुझे हमेशा ही ऐसा हो जाता है, वो बता रहा है लेखक। अब देखिए कुछ और लेखक यहाँ पे बताएगा बांसुरी से रिलेटेड। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, मतलब लेखक को वो ये आवाज़, बांसुरी की आवाज़ बहुत प्रिय लगती है, बता रहा है वो। देर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, मतलब लेखक बताता है कि देखो भाई, ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसने इस बांसुरी का, मतलब कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो कि बांसुरी से रिलेटेड ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द रीड ने, द रिकॉर्डर, मतलब अलग अलग नाम है। रीड मतलब ये होता है बांसुरी ही होता है। द रीड ने, उसका नाम है ने। द रिकॉर्डर अलग मैंने बताया था, एक तरीके का बांसुरी होती है। द जापानीज सकुहाची, है ना, ये भी बांसुरी का वहाँ पे अलग अलग नाम है, साकुहाची बोलते हैं। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी, हमें पता है ना कि वहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी बांसुरी, जो उसको बांसुरी बोला जाता है, तो हिंदी नाम बांसुरी ही बोल रहा है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ब्रीदी फ्लूट्स या फिर क्लियर बोला जाता है, क्लियर फ्लूट्स बोला जाता है। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, चाइना में जो फ्लूट होते हैं उनके पिच बहुत हाई होती है, उसकी आवाज़ जो निकलती है। तो यही सब चीज़ें बता रहा लेखक। एक तो पहली चीज़, लेखक को बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और इसलिए वो बोलना चाह रहा है ऐसे कोई कल्चर नहीं है जहाँ पे बांसुरी का कोई चर्चा ना हुई हो। सब जगह बांसुरी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उसके चर्चे हैं। अब देखिए, ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। फिंगरिंग का मतलब होता है धीरे से छूना, है ना। फिंगरिंग का मतलब थोड़ा सा, मतलब टच करना। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर जो बांसुरी वादक होता है वो बहुत हल्के हाथों से बांसुरी के छिद्र जो होते हैं उस पर हाथ को अपने फेरता है, उठाता है, बंद करता है। तो वही बता रहा है। अब कंपास मतलब घिरा हुआ, तो अपनी उंगलियों से उसको घेरे रखता है उस छिद्र को और हल्के हाथों से उसको छूता है, जिससे आवाज़ अच्छी आती है। तो स्पेसिफिक, अब वही बता रहा है कि ईच है, जितने भी हमने बांसुरी की बात करी उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग फिंगरिंग, मतलब अलग अलग तरीके से छूते हैं उसके और आवाज़ निकालते हैं। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बांसुरी का एक अलग ही संघ है, कह सकते हैं, है ना। एसोसिएशन मतलब एक संघ, तो अपना एक अलग ही दुनिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अभी तक बांसुरी सुनने के बाद उसको ऐसा प्रतीत होता है लेखक को कि टू बी ड्रॉन इनटू मतलब आकर्षित होना ना। तो लेखक बहुत आकर्षित हो जाता है और उसको रिलेट करता है मानव जाति के समानता से। मतलब कहना चाहता है कि देख, जैसे इंसान हर जगह अलग अलग परिवेश में रहता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सब तो समान है ना, इंसान ही है। वैसे ही वो बताना चाह रहा है कि जो बांसुरी भी है हर जगह अलग अलग नाम से ली जाती है, थोड़ी आवाज़ अलग होती है, लेकिन सब समान है। मतलब उसको मानव जाति के समानता से उसको रिलेट कर रहा है बांसुरियों को। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज टू द ह्यूमन वॉइस। तो ह्यूमन वॉइस जो है उससे वो रिलेट करके बताना चाह रहा है कि ये सब समान है, भले ही हैं अलग अलग नाम के जो बांसुरी हैं, लेकिन सब समान है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। मतलब ये कहना चाह रहा, मोटिव मतलब इसका उद्देश्य। जैसे कि अब देखिए, बांसुरी को जो लेखक है वो अपने हमारे जीवन, मानव जीवन से रिलेट करके बताना चाह रहा है। जैसे कि जो इंसान होता है वो भी सांस लेने के लिए जीता है,
वैसे ही इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। जैसे इसकी आवाज़ जो निकलती है ना, उसकी आवाज़ निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक बार दबाना पड़ता है, फिर हटाना पड़ता है उस पर, है ना। तो मतलब उसकी जो छिद्र होते हैं उस पर उंगली रखनी पड़ती है, फिर हटाना पड़ता है, छूना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो वही कहना चाह रहा है, जैसे हमें सांस लेना छोड़ना होता है, वैसे ही इसको, बांसुरी को भी उंगली को टच करना हटाना होता है। तो उसको रिलेट करना चाह रहा है, तो उसको आप समझे इस ध्यान से। 8वां टॉपिक जो कि लास्ट है, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई ए फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significant I now do। देखिए पूरा जो पैराग्राफ है मैं एक ही बार में आपको समझा देता हूँ। देखिए कहने का मतलब है कि अब क्या है ना, लेखक जो है बांसुरी के बारे में कुछ फ्रेजेस, मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन, अच्छे वर्ड्स बोलना चाह रहा है और वो उससे रूबरू भी हुआ है ना। और वही चीज़ उसको सरप्राइज़ करती है और वो बताना चाह रहा है कि पहले जब वो घर नहीं आया था ना, बहुत दिनों के बाद अब्रॉड से, बाहर से मतलब घर आया, तो उसको कुछ ऐसा पता चला, कुछ डिटेल्स उसको पता चली, दैट certainly have not invested them with the significance I now do। मतलब अब जो उसकी महत्वता है ना, जो महत्व उसको समझ में आया है, महत्व कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे वो लाइफ से रिलेट कर रहा था बांसुरी को, ये सारी चीज़ें अब उसे रियलाइज़ हुई है, अब उसे पता चला है, जिससे वो बहुत खुश है और अपने आप को अच्छा मतलब ट्रैवलर जैसा सोचता है कि हाँ अब मेरा वो चीज़ सफल हो रहा है। तो ये सारा चैप्टर में आपने ये काठमांडू के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ लेखक के बारे में पढ़ा कि लेखक कैसे, है ना, कैसे इन सब चीज़ों को रिलेट कर रहा है और आपको बताना चाह रहा है कि जीवन की समानताएं, एक तरीके से बांसुरी की समानताएं से रिलेट करना चाह रहा था। तो आशा करता हूँ आपको मैं चैप्टर समझा पाया हूँ। अगर कोई इश्यू है आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।